जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में वो आइन के मुताबिक है। हुकूमत ने स्पीकर के जरिए ऑपोजिशन के साथ मुआहदा किया, नजर सानी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। एक जॉइंट कमेटी बनेगी बिल के हवाले से, जो इतराजात थे और जो आपके इशूज हैं उसके लिए वो कमेटी तमाम मामलात को देखेगी जो उसकी लीगल एस्पेक्ट हैं। हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था ऑपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। ये हुकूमत नाकाबिले एतबार है, इनके 2 चेहरे नहीं है, कुछ दर्जन चेहरे हैं। जासूसी इदारों की मुदाखलत नहीं होगी, फौज को इलेक्शन से दूर रखा जाए। हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम आपको नहीं करने देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते हर अदालत में आपका पीछा करेंगे। कितना भी शफाफ इलेक्शन हम कराने जाएंगे तो वो बाइडेन और ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। 3 साल गुजरने के बाद हम वही बातें करते हैं जो हम इलेक्शन के दौरान किया करते थे। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है। बस इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। अगर हमें अपना हक दिया जाता इससे भी बेहतर परफॉर्म कर देते। हम ये ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गवर्नेंस में मसला है। गवर्नेंस में मसला रहेगा जब तक आप हुकूक नहीं देंगे। थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती है तो वो रिजाइन कर चुका होता है। एक सूबा है जहाँ गुर्बत कम होने के बजाय गुर्बत में इजाफा हुआ है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। कौन इस वक्त बेरोजगार है? आपको मजदूर नहीं मिलता, घरों में नौकर नहीं मिलते। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। काफ़ी बहसें सुन रहे हैं आप कुछ दिनों से, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। झगड़ा चल रहा है कि जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। झगड़ा है क्यों इतना मशीन्स के ऊपर? क्या इतना बड़ा क्राइसिस है? क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो इस वक्त दुनिया की करीबन 1/3 एक तिहाई जो वोटिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तान में झगड़ा क्यों है? ख़ास तौर पे जबकि बात होती है हर बारी इलेक्शन की फेयरनेस की, जो इलेक्शन होता है दूसरे नहीं मानते। इस इलेक्शन को भी जब 2018 वाला भी कोई कहता है सिलेक्टेड इमरान खान, कोई कहता है फलाना इमरान खान, वो 2013 को कहते थे कि जी फ़ौज ने इलेक्शन डिलीवर कर दिया। अब जब इशू बन रहा है कि चले इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं सिचुएशन को, बैठते हैं तो अपोजिशन नहीं बैठ रही। आखिर झगड़ा है क्या? क्या झगड़ा वाकई सिर्फ मशीन का है या झगड़ा कुछ उन और प्रोविजंस का भी है जो सिलेक्शन बिल के अंदर ले आए हैं? एक तो झगड़ा आपको पता है तरीक़ाकार पे है, इस पर काफ़ी बहसें चल रही थी। फिर एक दिन हमें पता लगा जी 18-19 बिल पास हो गए, अपोजिशन भी वहाँ नहीं थी, और उसमें ये इलेक्शन का अमेंडमेंट बिल जो है ये भी पास हो गया। इसमें 2 सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें जिसको अपोजिशन ने बनाया। एक तो जी जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ हैं, बैरून मुमालिक में जो मुकीम पाकिस्तानीज़ हैं, उनको राइट ऑफ वोट वो भी मिल गया। और दूसरा इसके साथ कुछ सर्टन चेंजेस हैं जो आम बात नहीं होती। मसलन अभी तक आइन के तहत, कानून के तहत जब आप एक हल्का बंदी करते हैं तो उसमें आबादी का तनासुब देखा जाता है। अब अमेंडमेंट के बाद उसमें वोटर्स का तनासुब देखा जाएगा। वो आइन से एक मुतसादिम चीज़ है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी। लेकिन असल सवाल उठता है वजह क्या है, क्यों ये चेंज की गई है, किस तरह ये सूट करती है, और एक्सपर्ट के वोट से क्यों अपोजिशन इतना डरती है कि उनको भी मानने पर तैयार नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अब करीबन 72 के करीब चेंजेस हुई हैं, जिनमें से 45 के करीब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें ख़ुद इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को इतना बड़ा एतराज़ क्यों है और गवर्नमेंट क्यों इसमें इतनी जल्दबाजी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हम क्योंकि हम हर चीज़ इंडिया से बड़ी जल्दी कंपेयर करते हैं। तो इंडिया में तकरीबन अब 22 साल लगे हैं इंडिया को, जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, और अब वहाँ पे 4 जनरल इलेक्शंस के तहत हो चुके हैं। लास्ट टर्नआउट जो था इंडिया में करीबन 61 करोड़ लोगों ने वोट डाले, और वहाँ पे EVMs यूज़ हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। पाकिस्तान में उसके मुताबिक तकरीबन 5.5 करोड़ लोग सिर्फ वोट डाल रहे हैं। इंडिया ने काफ़ी इसके बग्स थे जो सिस्टम के ठीक कर लिए हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक में हो रहा है, कई ममालिक में बिकॉज ऑफ सीक्रेसी की वजह से कुछ चीज़ें वापस चले गए, वो
प्रिंट वोटिंग के ऊपर, लेकिन उसकी भी वजूहात हैं। आज हम 2-3 इश्यूज डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि झगड़ा असल है किस बात का, और कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने इस बिल में क्यों की, क्योंकि समझ नहीं आता वो क्यों की। और इसके अलावा हम नाज़रीन जब तक बजट चल रहा है, हम बजट में एक हिस्सा प्रोग्राम का हमेशा रखेंगे किसी एक न एक इशू के ऊपर जो बजट्स में जिसका आपकी मेरी ज़िंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। और आजकल क्योंकि ज़मीन की और कंस्ट्रक्शन की बड़ी बात हो रही है, तो प्रोग्राम के एक सेगमेंट में हम जो बात करेंगे वो रियल स्टेट सेक्टर पर ही बात करेंगे कि उसमें क्या तबाहियाँ फैल रही हैं, और जो ये भी पावर्स भी दे गई हैं। मसलन एक असिस्टेंट कमिश्नर जौन सा है FPR का, वो गिरफ़्तार भी कर सकता है कारोबारी लोगों को। अब वो एक नया एक थानेदार बना दिया। एनीवे वो बात के सेगमेंट की बातें। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे, पहले मैं फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से बात करूँगा, फिर मैं PMLN के सीनियर रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका व्यू पॉइंट भी लूँगा, और फिर हम थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो आजकल आप लोग ज़मीन ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें क्या क्या किस तरह आपको रगड़ा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फवाद हमें ज्वाइन करने का। 2-3 पहले इशू कर लेते हैं। EVM का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इशू बना हुआ है। एक तो ये बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद भी उसको बहुत से शिकों पे एतराज़ है, ना ECP आपसे खुश है, ना अपोजिशन आपसे खुश है, इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों नहीं आप पहले एक इंक्रीमेंटल कर लेते, इनको इकट्ठे बिठाएं, समझाएं, फिर लोकल बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को इस्तेमाल करें, बाय इलेक्शंस में इस्तेमाल करें, ताकि लोगों का एतबार तो बने आप पे। नहीं, ऐसे ही होने जा रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा। लेकिन ये बात भी अप्रिशिएट करिएगा कि ये जो बिल है ये पिछले साल अक्टूबर से नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन ने इसके ऊपर अभी तक कोई राय अपनी कायम नहीं की। अपोजिशन का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो वोट का हक देना नहीं चाहते, और खुल के ये बात जो है वो पहले कह नहीं रहे थे, अब तो खुल के कह रहे हैं कि हम उन्हें क्या राइट नहीं देना चाहते। इसी तरह से पीपल्स पार्टी को भी ये एक बुनियादी डर है। सो एक बड़ी वजह जिसकी वजह से मेरा ख्याल है अपोजिशन ने इस के ऊपर अपनी राय का इजहार नहीं किया, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये खौफ है जिसकी ये दोनों जमातें शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए अगर तो इस मुल्क में ऐसे इंतखाबात हो रहे हों जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता हो, हारने वाला मानता हो, जीतने वाला पता हो कि मैं लेजिटिमेटली जीता हूँ, और कोई एतराज़ ना हो, तो फिर तो हम इलेक्शन कमीशन की माने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ बुरी तरह नाकाम हुआ है परसेप्शन में, और वो समझते हैं, लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन में से ये सलाहियत नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करा सके। अब ये फैसला करना कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैसे होंगे, ये सियासी क़यादत का काम है। इलेक्शन कमीशन को तो वो तो एग्जीक्यूशन का इदारा है, वो तो तय नहीं करेगा कि इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, इलेक्शन किस तरह से कराए जाएंगे, EVM मशीन इस्तेमाल होगी या नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अमल दरामद का इदारा है, और ख़ुसूसन पार्लियामेंट के सामने तो किसी भी और इदारे की कोई उनके फैसले की हैसियत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो आवाम को रिप्रेजेंट करती है, उसका फैसला हतमी है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें क्या जल्दी है, हमें इसलिए जल्दी है कि जो EVM की तरफ जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमने मुकम्मल कर दी, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 1000 बूथ है, आपने हर बूथ के ऊपर मशीनें भेजनी है, तो आपको लिटरली हज़ारों नहीं लाखों मशीनें चाहिए। उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वक्त दरकार है। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कंसेंसस हो, ताकि अगले इंतखाबात जो हैं उनकी तरफ हम एक बड़ा कदम ले सकें, और ऐसा कदम हो जिसके नतीजे में पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर हारने और जीतने वाला दोनों जो है उनको एतबार हो। लेकिन फवाद ये मुझे बताएं कि इंडिया में जो एक्सेप्टेबिलिटी आई, जितनी स्टडीज़ आई हैं वो ये आई है कि वहाँ पे क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी इलेक्शन कमीशन की, उसकी वजह से मशीनों की क्रेडिबिलिटी बनी। मशीनों से क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती, दी अदर वे अराउंड। मुझे याद है TN सेशान होते थे 1990 से 96 तक इलेक्शन कमिश्नर थे, वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बदल के रख दिया पूरा कल्चर। यहाँ पे आप लोग इलेक्शन कमीशन से लड़ाई में पड़ गए हैं, और एक अजीब मसख़ ऐसी सूरत हाल आ गई है। उन्होंने भी एतराज़ात आप पे बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाजायज़ भी नहीं है। मैं EVM पे वापस आता हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें एक चेंज आपने ये की कि जी हल्का बंदियाँ नहीं होंगी,
जिस हल्का बंदियों का म्यार होगा कि वहाँ पे वोटर्स की तादाद क्या है, बजाय इसके कि जो आइन कहता है कि पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है। ये चेंज आपने क्यों किया? क्योंकि दो उसमें बड़े सीरियस एतराज़ हैं। आइनी अपनी जगह है, क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो हिस्से, जो डेवलपमेंट फंड्स मिलने हैं इलाकों को, वो आबादी के तनासुब से मिलने हैं, वो वोटर्स की तनासुब से नहीं मिलने हैं। तो ये बड़ा एक इसमें कहते हैं रिस्क बड़ा है कि कल को जिसके इलाके में जिसके वोटर ज़्यादा होंगे वो नज़र आ जाएगा, तो वो एलोकेशंस जो बहुत बड़ी फंड्स की एलोकेशन है वो भी इफेक्ट होगी। वो चेंज इसमें डालने की क्या ज़रूरत थी? वाई? अच्छा, पहली बात तो मालिक, मेरे ख्याल में ये जो नुक्ता उठाया इलेक्शन कमीशन ने, ये आइन से नावाकफियत की बुनियाद के ऊपर उठाया है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो 49 तरमीम है, उनमें से 40 तरमीम ऐसी हैं जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक किया था इलेक्शन से पहले, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी उसमें, और उनमें ये तरमीम भी शामिल है। यानी तमाम जो सियासी क़यादत है हमारी, वो इस पर मुत्तफिक है कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो वोटर की बुनियाद पे होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहली बात तो ज़रा आप समझिए कि आबादी जो है वो सूबों में जो तकसीम है नशिस्तों की, उसके लिए है। सूबों के अंदर तकसीम क्या होगी और इलेक्शन कैसे होने हैं, ये आगे कानून ने बताना है, और वो कानून जो है ये डिफाइन कर रहा है। सो एक दफ़ा जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उनमें जो डेवलपमेंट का एलिमेंट है या जो आबादी का एलिमेंट है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी सूबों की सीटें तय हो जाती हैं और उसी की बुनियाद पे NFC अवार्ड होता है। सो वो तो आपका जो पार्ट है वो निकल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मसलन इस वक्त अगर आप देखें तो हाफिजाबाद का जो एक ज़िला है वो तकरीबन 10.5 लाख वोटरों के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इसी तरीके से बलूचिस्तान के कई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या जो कराची की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सिर्फ 45,000 या 50,000 या 60,000 की पॉपुलेशन के ऊपर है। तो इतनी बड़ी जो तफादत है, इतना बड़ा जो फ़र्क है, उसके नतीजे में हमारा जो एक रिप्रेजेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है वो ख़राब होता है। और तमाम सियासी जमातों का ये ख्याल है और दुरुस्त तौर के ऊपर ये ख्याल है कि जो वोटर है उसकी तादाद जो है वो बननी चाहिए, ताकि इलेक्शन जो है वो स्मूथली हो सके और तमाम लोग जो असम्बली के अंदर हों वो एक मुनासिब जो वोटर बैंक वोट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हों। और ये इसलिए किया गया है। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है, अगेन आई वुड रिमाइंड इलेक्शन कमीशन कि वो एग्जीक्यूशन का इदारा है, वो पॉलिसी का इदारा नहीं है। पॉलिसी पार्लियामेंट ने तय करनी है और ये फैसला उन्होंने करना। नहीं, पॉलिसी पे तो फवाद आपने फैसला कर लिया कि ये रोल्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन का रोल होगा, ये पार्लियामान का रोल होगा। उसमें एक विजडम था ना कि आपने एक इलेक्शन कमीशन को एग्जेक्टिव से इंडिपेंडेंट इदारा बनाने की रीज़न यही थी पॉलिटिशियन कि कोई हुकूमत वक्त उस पर असरअंदाज ना हो चुके। एक एतराज़ ये भी बहुत बड़ा आ रहा है कि जो आपने कहा है कि वोटर रोल जो है वो नादरा इस्टेब्लिश करे। पहले होता था नादरा डेटा भेजता था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उसको अपने पैराए में वेरीफाई करके और तमाम लवाजमात दे के फाइनलाइज करता था। अब नादरा का चेयरमैन आप लगाएंगे, नादरा आपके नीचे है, इलेक्टोरल रोल्स जो से हैं वो फिर हुकूमत वक्त बनाएगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी इम्पार्शियलिटी वाला फैक्टर तो ख़त्म हो गया, तो आप कंट्रोल करेंगे फिर। देखिए, ये तो बिल्कुल ही अहमकाना जो है वो बात है। इसलिए अहमकाना बात है कि अब तो वो ख़त्म ही हो गया है रोल वाला मामला। अब तो चूँकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक हमें फ़ख्र करना चाहिए इस बात के ऊपर कि हम उन चंद मुल्कों में शामिल हैं, एक्चुअली हम पायनियर हैं उन मुल्कों के जिन्होंने ID कार्ड इशू किए। ID कार्ड जो है वो फुली कंप्यूटराइज्ड ID कार्ड है। तो अब हम ये करते हैं कि जो ही हमारे यहाँ बच्चा जो है 18 साल की उम्र को पहुँचता है, वो वैसे ही वोट का हकदार हो जाता है। तो चूँकि आपके सिस्टम के अंदर ये आपने एक सहूलत लगा दी है कि जिसके बाद आपका वोटर होना ना होना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपका शहरी होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप शहरी हैं, आप 18 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, आप वोट के हकदार हो गए हैं। सो ना इसमें नादरा का रोल है, ना इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है। ओवरसाइट बात यह है, फाइनल वर्ड नादरा का क्यों हो? आप यही लिस्ट चौंसी है, नादरा जैसे पहले भेजती थी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी मोहर साबित करे कि ये चीज़ ठीक है। इसमें आप लोग इलेक्शन कमीशन को निकालना क्यों चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या क्या चीज ठीक है? आप जो बात कर रहे हैं वो तो एक एनोमली क्रिएट कर देती है। आप इस तरह कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक बात और समझिए, डाटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज है।
कभी भी आप अपने डाटाज को 3-3, 4-4, 5-5 हिस्सों में डिवाइड नहीं करते। मैं तो बल्कि कैबिनेट के अंदर एहसास प्रोग्राम के इंडिपेंडेंट डाटा के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए कि आपका जो डाटा है वो इंडिपेंडेंटली पड़े हो। उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी लीक्स हैं वो हो सकती है। हमारे यहाँ जो नादरा की इस वक्त सिक्योरिटी है, हमें सिर्फ नादरा को इतना मजबूत करनी है उसकी सिक्योरिटी कि कोई और मुल्क का भी डाटा ब्रीच ना कर सके। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर जो डाटा बैंक्स हैं उनको स्प्रेड नहीं किया जाता। अगर आप अपने वोटर का डाटा अलहदा बनाएंगे, शहरियों का डाटा अलहदा बनाएंगे, इट एक्चुअली यू आर वायलेटिंग इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। आप एक डाटा बैंक बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसका इसलिए उसमें कोई रोल नहीं है, नादरा का कोई रोल नहीं है, हुकूमत का कोई रोल नहीं है। आपने एक पॉलिसी तय की है और दोबारा सारी सियासी जमातों ने मिलकर ये पॉलिसी तय की है कि आप 18 साल की उम्र के हर शहरी ऑटोमेटिकली वोटर बन जाता है। जब ऑटोमेटिकली वोटर बन जाता है वो तो उसमें किसी का कोई रोल सेपरेट रोल्स तो जब आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स के ऊपर, तो सेपरेट रोल्स तो तब भी आपकी बन गई। वोटर का डेटा अलहदा हो गया, नॉर्मल सिटीजन का डेटा अलहदा हो गया। जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हम पढ़ रहे थे उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के सर्टेन आर्टिकल्स हैं जिसके तहत ये पावर्स हमारे पास हैं। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें, फिर इन चेंजेस को लाएं। आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स तो नहीं चेंज कर सकते। नहीं, देखिए, मैं पहले तो मुझे नहीं पता कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इसको जो है वो रोकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ और मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जिसको वो रेफर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज़रा बताना ये चाहता हूँ कि होता हो क्या, पहले क्या हो रहा था और अब क्या है। पहले ये हो रहा था कि हमारे यहाँ जो ID कार्ड्स थे वो मैनुअल थे, रजिस्टर बनते थे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में ID कार्ड शुरू किए और एक्चुअली एक बड़ा डायनामिक फैसला था। उस वक्त भी दुनिया में बड़े कम ममालिक थे जिन्होंने ये फैसला किया। सो क्रेडिट गोज टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने मैनुअल ID कार्ड्स शुरू किए, उससे एक रजिस्टर्स बनते थे और वो ID कार्ड्स आते थे। अब उन ID कार्ड्स पे जो लोग 18 साल के हो जाते थे उनको दोबारा जाके इलेक्शन कमीशन के पास अपना वोटर रजिस्टर कराना पड़ता था। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली आपके डाटा में जो ही आप 18 साल के होते हैं, आप जब फॉर्म बना रहे होते हैं ID कार्ड का, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप बताइए आपका वोट आपके जो मुस्तकिल एड्रेस है उसके ऊपर डले या जो आपका अभी वाला एड्रेस है उसके ऊपर डले, उसको आप टिक करते हैं। जो ही आप 18 साल के होते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेड कर देता है एज अ वोटर। सो आपकी इंडिपेंडेंट रोल तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। सो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के जो भी लोग हैं उनको या तो उनकी जो टेक्नोलॉजी विंग है उसने इस बारे में अपडेट नहीं किया, या दूसरी सूरत में उन्हें कुछ कंफ्यूजन है अपने रोल के बारे में और नादरा के रोल के बारे में। दूसरा ये मुझे बताएं कि जो आपने लिस्टिंग की कि जी 2000 नहीं कम से कम 10,000 होना चाहिए उसको पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें एतराज़ ये आ रहा है कि जी रीजनल पार्टीज़ हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, उनको बिल्कुल आप चांस भी नहीं देंगे, सिस्टम से इनको निकाल बाहर करेंगे, तो आप चाहते हैं कि सब बड़ी बड़ी जमातें ही रह जाएं। क्या इसमें कोई वज़न है? और जब हमने सबसे बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि अगर ओवरसीज़ के लोगों को आप देते हैं, सीक्रेसी कैसी होगी? आपको याद है जब वोटिंग शुरू हुई थी तो नेट के ऊपर हम पिक्चर्स देखते थे, लोगों ने अपने वोट की पिक्चर्स उतार के और वो नेट पे लगाते थे कि मैंने ये वोट दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें एतराज़ात तो जायज़ हैं। नहीं, देखिए, अब पहले इसके 2 हिस्से आपके सवाल के। पहला सवाल तो आपका ये है कि जो पहला सवाल आपका ओवरसीज पाकिस्तानी से मुताल्लिक नहीं था, उसको कुछ और बात कर रहे थे। सॉरी, पहला सवाल आपका कुछ और था, बाद में ओवरसीज पाकिस्तानी आ गए। हाँ, पहले तो ये था कि सीक्रेसी, उस पर बड़े सीरियस एतराज़ात हैं कि उसके पास हमारे पास अभी सीक्रेसी कैसे इंश्योर होगी। क्योंकि मैं सवाल सुन ले, क्योंकि जब आपने यहाँ वोटिंग मशीन्स की बात की, आपने ये कहा सारी स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट है, कोई मशीन नेटवर्क पे नहीं है, कोई दूसरे से नहीं जुड़ी हुई, हैक ये नहीं हो सकती, एक इंटरनेट कनेक्शन पे ये नहीं है। लेकिन जो बाहर आपकी वोटिंग होगी वो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, सिस्टम्स हैं, और उसके अंदर हैकिंग और सिक्योरिटी का और सीक्रेसी का बड़ा सीरियस इशू है। नहीं, देखिए, जो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाजमी तौर के ऊपर ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। दूसरा हिस्सा है तरीक़ाकार का। जो तरीक़ाकार है कि आई वोटिंग होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं आप हमें अपनी तजावीज़ दे दें, आप हमें बता दें हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर
ये एक दुनिया का एक मशहूर जो कंपनी है, उनको स्पेनिश कंपनी है, उनको अपना कंसल्टेंट क्रिएट किया और उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो बनाई। अब वो रिपोर्ट भी आपके सामने होगी। हम जो बात करें वो हतमी नहीं है, हमारी तजावीज़ है। उन तजावीज़ को आप माने या आप उनकी ऑल्टरनेटिव तजवीज़ है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने जो कह दिया है वो लाजमी तौर के ऊपर आपने, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अपोजिशन को, आप आइए हमारे साथ बैठिए और फिर उसको आप हमें अपनी तजवीज़ दे दें, आपकी तजवीज़ बेहतर होगी हम वो कर लेंगे। लेकिन जब तो कह रहे हैं कि हम लेकिन जब आप एक तरफ लॉ पास करवा देते हैं तो फिर वो तो कहते हैं जी हिपोक्रेसी है, अपनी मर्जी से कानून बना लेते हैं, उसके बाद हमें गोंगलों से मिट्टी झाड़ देते हैं। लॉ तो देखिए ना, मैंने आपसे दोबारा अर्ज ये किया कि पिछले साल अक्टूबर से ये लॉ पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए आपके एक प्रोग्राम में भी अपोजिशन ने आके अपनी ऑल्टरनेटिव तजावीज़ दी हो। मैं कहता हूँ हमारी सारी तजावीज़ गलत है, बट ऑल्टरनेटिव आपका क्या है? जब आपने हर इलेक्शन में क्या हमने कसम उठाई हुई है कि हमने आके कहना है कि नहीं जुल्म हो गया, हम हार गए। एक्चुअली इस वक्त हो ये रहा है कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है, देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन है 11,500-1200 सीटों के ऊपर। ये जमातें मैक्सिमम 500-600 से ज्यादा तो कैंडिडेट खड़े करने की पोजीशन में ही नहीं है। लिहाजा इनको नजर आ रहा है कि इस सेटअप में तो इमरान खान दोबारा आया ही आया। लिहाजा ये अभी से एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि धांधली होगी। इसके अलावा इनकी और कोई सियासत नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी आपने इससे पहले आप ये कह रहे थे कि 10-10 हज़ार लोगों को जो है वो आपने, मेरी नजर में हमें तो लॉ ये लेके आना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी चारों सूबों से 1/3 वोट नहीं लेती उसको हमें पार्टी के तौर पे दर्ज नहीं करना चाहिए। उससे पीपल्स पार्टी और नून लीग भी दबाव में आ जाएंगी। आप ये देखिए ना, अब सिंध में अगर आप एक जाके बात करते हैं और एंटी पंजाब और 24 घंटे पानी खुद चोरी कर रहे हैं, इल्जाम पंजाब पे लगा रहे हैं, तो क्या हमें ऐसी सियासत को इनकरेज करना चाहिए? इसी तरीके से जो PMLN वाले जब यहाँ पे बात करते हैं पंजाब में, तो वो बाकी सूबों, हम फेडरेशन है, हमारे इंटरेस्ट है, हमने उनको प्रोटेक्ट भी करना है। अभी इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है उनको चूंकि इनकी जो श्रिंक होती जा रही है, ये दोनों पार्टियां भी बहुत श्रिंक हो गई हैं, तो इसलिए ये अपनी अब रीजनल पॉलिटिक्स कर रही हैं। सो पाकिस्तान में हमें ऐसी पार्टीज को आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कैलकुलेशन की होगी, आपके नज़दीक कितना एक्स पाकिस्तानी वोटर कितना है जिसको आपके ख्याल में ये वोट का हक मिलेगा? बिकॉज आम तासुर आपकी पार्टी का ये है कि उनमें से मेजॉरिटी आपका वोट है और वो अपोजिशन भी शायद इसी बात से नाला है। वोटर आप कितना है आपका इंटरनेशनली, हमारा एक्सपैट क्या वोटिंग? इस वक्त नाइको रजिस्टर्ड 85 लाख लोग हैं। सो आप देख लीजिए कि उनमें से जो रजिस्टर्ड वोटर है बहुत बड़ी 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी बिग रोल, इंक्लूडिंग माइन ऑल्सो। सो उनमें ये इशू है कि ये 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डेफिनेटली ऐसी हैं जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी, और ये 36 में से पंजाब में कितनी है? मेजॉरिटी पंजाब में। और कोई नंबर है आपका जो आप 36 कह रहे हैं? आप कहते हैं रफली इतने लाख वोटर हैं जो बैरून ममालिक में हैं हमारे इस वक्त। एग्जैक्ट नंबर भी आपको वैसे मैं दे पाऊंगा 1-2 दिन में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई 40-45 लाख लोग तो हैं। ओके, चलिए फवाद चौधरी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सेंट्रल लीडर हैं, बहुत फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पंजाब के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जब PMLN की गवर्नमेंट थी और अब अपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपने भी थोड़ी सी बातें सुन ली फवाद चौधरी साहब की। वो कहते हैं कि आप लोग इसलिए मुखालफत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के क्योंकि आपको एक साफ इलेक्शन से डर लग रहा है, आप लोग सुकड़ गई, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी जो पॉपुलैरिटी है और आप अफोर्ड नहीं करते। और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिगर बताया, उन्होंने कहा कि अगर ये जो बैरुल अक़वाम जो मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं, इनके अगर वोट्स आते हैं तो कम से कम 36 ऐसे हलके हैं जहाँ पे इलेक्शन मुतासर होंगे और वो ज़्यादातर पंजाब में ही हैं, और करीबन कोई 42 लाख के करीब उनका ख्याल है वोटर वो है जो उन्हीं को वोट देगा। आपको असल एतराज़ है क्या ये वोटिंग मशीन्स के ऊपर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये इस किस्म की आवारा गुफ्तगू जो है ना, ये करने के आदी हैं और
जब जवाब नहीं बन पाता तो फिर आगे से कह देते हैं कि जी हमने आप देखें ना, यानी आवारगी का हाल ये देखें कि पूरे बिल पेश किया, उसको स्टैंडिंग कमेटी से बाई ट्रिक जो है उसको, यानी एक दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी, उसको फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर रात को 10 बजे इतलाएँ कराई, सुबह 10 बजे मीटिंग रख ली, अपोजिशन के लोगों को सही तौर पे इन्फॉर्म नहीं किया, वहाँ से बिल को क्लियर करवाया, उसके बाद पार्लियामेंट में ले आया। पार्लियामेंट में कम अज़ कम 3 दिन होते हैं कि अब आके अपोजिशन जो है उसके ऊपर अपनी तैयारी करे, अमेंडमेंट्स पेश करे, उसे रूल्स रिलैक्स करके जब पार्लियामेंट में लेके आए उसी वक्त उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर ली। और जब आपने काउंटर क्वेश्चन किए, जब आगे से जवाब नहीं बन पाया तो क्या फरमा रहे हैं, कहते जी वो तो हमने कौन सी जी कोई फाइनल बात कर दी है, हमने सिर्फ तजावीज़ ही दी है ना, अगर ये हमारी तजावीज़ ठीक नहीं है तो वो अपनी तजावीज़ दे दे। यानी ये राणा साहब एक बात बताएं, उन्होंने 2-3 दावे किए हैं, उन्होंने 2-3 दावे किए हैं बिल पेश करके, जी उन्होंने 2-3 दावे किए हैं कि जी इस पे ऑपोजिशन भी हमारे से एग्री करती है। एक मैंने उनसे पूछा था, शायद आपने सुना हो, कि ये जो आपने ये कहा है कि हल्का बंदियाँ होंगी वोटर्स की तादाद के मुताबिक, ना कि उस हल्के की आबादी के मुताबिक जो पहला निज़ाम था। क्या आप लोगों का इस पर इतफाक़ है कि इस तरह ही हल्का बंदी हो? मामला ये है कि आइन को अमेंड कर लें। आइन में इस वक्त वर्ड है पॉपुलेशन का, और उसमें एक हिकमत है, उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने एग्री किया था, उन्होंने तो ये कहा है कि ऑपोजिशन इससे मुतफिक थी, ये वो शिकें जिस पे इत्तेफाक था। मैं ये पूछता हूँ क्या इत्तेफाक था इस पे आपका? तो फिर नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने ये अर्ज़ किया पहले भी कि इनके साथ तो हमारी बात ही नहीं हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी में हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी के बाहर हुई, ना पार्लियामेंट में हुई, ना इन्होंने पार्लियामेंट में को मौका दिया। पार्लियामेंट में इन्होंने बलडोज करके तमाम रूल्स रिलैक्स करके उसी दिन बिल टेबल किया, उसी दिन उसको पास कर लिया। और जब पास कर रहे तो उसमें सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे कोरम नहीं था, अपोजिशन कोरम की निशानदेही कर रही थी, डिप्टी स्पीकर साहब कोरम नहीं दे रहे थे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर लगातार ये कहे जा रहे थे कि जो हाँ में है, जो हक में है वो हाँ कहें, जो मुखालिफ हैं वो ना कहें। और उसके बाद ना कोई हाँ कह रहा था, ना कोई ना कह रहा था, और वो कह रहे थे कि फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में, फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में है। सेक्शन 2 to 42 जो है वो पास हो गया और बिल का हिस्सा बन गए। यानी इस तरह से जो है वो लेजिस्लेशन हुई है। हमारे साथ इनकी किसी जगह पे कोई बात नहीं हुई, बल्कि ये बिल जो है ये ना स्टैंडिंग कमेटी लेवल पे, ना पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुए। वरना इनमें ऐसे ऐसे इनके अलल्ले तलल्ले सामने आए हैं कि लोग हैरान हैं। वो जो फैसल वाडा स्पेसिफिक अमेंडमेंट है उसको आपने देखा है कि उसमें इन्होंने क्या जो है वो पार्लियामेंट का और क्या लेजिस्लेशन का इन्होंने जो है वो मजाक बनाया। ये जो वोटर लिस्ट और पॉपुलेशन की बात है हल्का बंदी की, हल्का बंदी का जो आइन में इस वक्त गालबन आर्टिकल 51 है, 51(5) वाज़े दर्ज है कि वो ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन होगा। क्योंकि मैं अपने हल्के की टोटल पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता हूँ, सिर्फ वोटर लिस्ट की नुमाइंदगी नहीं करता। उस पे उन्होंने राणा साहब उस पे उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा मैं रिसोर्स एलोकेशन भी होती है, तो उन्होंने कहा जी बात यह है वो तो ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर एनएफसी में हम रिसोर्स एलोकेशन वगैरह हो जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, और सूबे के अंदर अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसीज डिफरेंट करते भी हैं तो उसका ओवरऑल सूबे के शेयर, फंड्स वगैरह के शेयर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस बात में वज़न तो है जो वो बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मामला ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है ये सिंपल लेजिस्लेशन से हो सकती है, ये तो कोई इनसे पूछे। ये तो इन्होंने जो है वो सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए से जो है वो वोटर लिस्ट के ऊपर ये हल्का बंदी लिमिटेशन कर दी है, डिलिमिटेशन। जबकि तो चले राणा साहब, आप लोग अगर आप इसको सेनेट में रोक भी लेंगे तो जॉइंट सेशन बुला के उसको पास कर लेंगे अमेंडमेंट्स का, फिर कानून बना लेंगे। देखें, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी के बगैर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन का लफ्ज़ निकाल के वोटर का लफ्ज़ डालना है तो आपको पार्लियामेंट के 2/3 वोट हासिल करके फिर करना होगा। ये कैसे हो सकता है?
कि आप लेकिन ये दावा ये करते हैं गवर्नमेंट वाले, राना साहब दावा ये करते हैं कि पहले कमेटी में शीरी मजारी थी, शफकत महमूद थे, डॉक्टर अलवी थे, जब पहले सारी बातचीत हो रही थी सदर वगैरह बनने से पहले। तो काम तो आपके लोगों ने किया इन इस्लाहात में उनके साथ मिलके, पीटीआई वालों के साथ काम। सुन लें, काम जब इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो लेजिस्लेट हुआ था, तो क्योंकि ये इलेक्शन लाज जो हैं, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनमें तमाम सियासी पार्टियों को और ख़ास तौर पे जो वो पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद हों उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है। ये जब इलेक्शन एक्ट 2017 जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई थी उसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई 100+ मीटिंग्स हुई थी, उसमें पीटीआई भी जो है वो शामिल थी, और उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो लेजिस्लेट हुई, ये एक्ट जो है 2017 लेजिस्लेट हुआ। आप मुझे अब ये बताएं कि ये जब सेनेट का इलेक्शन होना था तो इन्होंने कहा कि जी हमने मशरूत जो है वो ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है, तो ये जो है ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, ओपन होगा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सिंपल ऑर्डिनेंस से नहीं हो सकता, सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता, ये आइन जो है वो अमेंड होके होगा। अब इन्होंने जनाब वो सिंपल लेजिस्लेशन तो कर दिया। मुझे ये बताएं राना साहब, ज़्यादा एतराज़ आपको तरीक़ा कार पे है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, ज़्यादा बड़ा एतराज़ वो है कि या आपका एतराज़ मशीनों के ऊपर टेक्निकल एतराज़ भी है कि नहीं ये मशीनें गलत हैं, ये बजाय साफ शफाफ इलेक्शन के बजाय ये ज़्यादा इससे होगा करप्शन इलेक्शन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन लाज में पूरी जो सियासी जमातें हैं, जो इलेक्शन कमीशन है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो बॉडी है, वो हुकूमत के मतहत नहीं है। उसे हुकूमत इस तरह से जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकती, इस तरह से दीवार के साथ नहीं लगा सकती। उसकी ये ज़िम्मेदारी, बुनियादी ज़िम्मेदारी उसकी है गवर्नमेंट से हट के कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है वो कंडक्ट करवाना है। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये कर किस तरह से सकते हैं? ये जब 2017 का एक्ट लेजिस्लेट हुआ था उसमें गालबन सेक्शन था 94, उसमें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के लिए बाकायदा जो है वो एक सेक्शन जो है वो डाला गया था। उसमें ये कहा गया था कि कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा ये पायलट प्रोजेक्ट करेगा जो इलेक्शंस होंगे, और उस बुनियाद के ऊपर इसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं, जो इसकी टेक्निकल इम्प्लिकेशंस हैं, जो सीक्रेसी से मुतल्लिक़ आपको उसके ऊपर जो है वो एतराज़ नहीं है। नहीं, सुन ले मालिक साहब ये बात, ये नहीं ये बात बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो है ये रिपोर्ट पेश करेगा इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट को पेश करेगी और पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई फैसला करेगी। इन्होंने वो पूरा सेक्शन ही ओमिट कर दिया है और अब एक नया जो है वो ड्रामा इन्होंने कर दिया है। ये ड्रामा सिर्फ जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड इकट्ठा करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए जो है ये अब ड्रामा करेंगे। देखें जी, हम आपको वोट का हक दे रहे हैं, ये अपोजिशन या फलां जमात जो है वो आपको वोट का हक नहीं दे रही। आप मुझे ये बताएं कि ये बताएं ना कोई तरीक़ाकार। पूरा मीडिया इनसे पूछ रहा है, अपोजिशन से पूछ रही है कि आपने ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का जो आपने फ़ैसला किया है उसका तरीक़ाकार क्या है? आपके ज़हन में कौन सी बात है? कहते हैं ये नहीं, ज़हन में जो है वो तो राना साहब ये जो तासुर है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करते हैं इमरान खान को और पीटीआई को, और यही वजह है कि जो अपोजिशन है वो घबराती है ओवरसीज़ वालों को। और एहसन इकबाल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी उनको इदराक ही नहीं है पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकतों का। देखें, मामला ये है कि ये बिल्कुल गलत है। ये मखसूस 1-2 अजला हैं वहाँ पे ये ज़रा ज़्यादा तादाद में है, बाकी तो किसी जगह पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ओवरवेलमिंगली जो है वो इन वोट्स को जो है वो हासिल करेगी। मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ये आसानी से हो सकता है कि वहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन जो अपना जो है आपका सफारत खाना जो है, एम्बेसी जो है, वहाँ पे आप एक संदूकड़ी रख दें और वहाँ पे जो है वो लोग आगे वोट कास्ट कर दें। आप मुझे बताएं 1150-1200 हल्का है,
ये 1250, 1150, 1200 जो है वो बैलेट बॉक्स कहाँ पे रखेंगे आप वहाँ पे? और किस तरह से जो है वो वहाँ पे पोलिंग एजेंट जो है, अगर मेरे हल्के का इलेक्शन है तो मेरा पोलिंग एजेंट वहाँ पे होना चाहिए ना। तो किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें मैनेज होगी? मामला ये है कि इस सारे मामले को बैठ के, यानी बजाय इसके कि एक वही कंटेनर पे चढ़ के प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देना कि जनाब 200 अरब डॉलर भी आ जाएगा, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और राना साहब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नौकरी आ जाएगी, 50 लाख घर आ जाएगा, यानी इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है ये तो कोई हल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये वोटिंग मशीन्स जो सी हैं बाय इलेक्शन में लाए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में लाए, ताकि आप लोग भी इसको इन एक्शन देख लें और एतबार बन जाए, क्या वो काबिल कबूल होगा कि बजाय से कि सीधा 2023 के जनरल इलेक्शंस में ये मशीनें ले आएँ? अगर ये बदतरीज लाएँ और इन इलेक्शंस में लाएँ तो नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। देखें मालिक साहब, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ। जिस किस्म की ये हमाकत, या तो ये इतने अहमक है या फिर ये एक सियासी नाराबाजी करना चाहते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक फुल फ्लैज जो है वो जनरल इलेक्शन जो है वो इस तरह से जो है वो फ्रॉम ज़ीरो टू ऑनवर्ड जो है वो शुरू कर दिया जाए। मामला ये है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शन एक्ट 2017 में बाकायदा कंसेंसस के साथ तमाम पार्टीज़ ने ये तय किया कि इलेक्शन कमीशन एक पायलट प्रोजेक्ट लाएगा और उसमें इसी फाइनेंशियल, टेक्निकल और सीक्रेसी से मुतल्लिक इम्प्लीकेशंस का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद वो रिपोर्ट पेश करेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट इसके ऊपर फैसला करेगा। उसके ऊपर हुआ ही कुछ नहीं। राना साहब बार बार गवर्नमेंट कहती है, इलेक्शन कमीशन ने जी इलेक्शन कमीशन जो है उसने उसके ऊपर जो है वो कोई थोड़ी बहुत कोशिश की। एक तो वोटों की रजिस्ट्रेशन जो है ये कभी कह रहे हैं 85 लाख, कभी फिर आ जाते हैं 42 लाख पे, फिर कभी आ जाते हैं 35 लाख पे, कभी कहते हैं कि जी वो 90 सीटों को अफेक्ट करेगी, फिर आ जाते हैं कि जी वो 36 के बाद ये 16 पे आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वोट रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था। टोटल 4 या 5 हज़ार वोट जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था। ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ इनको सारा पता है, ये सिर्फ सियासी नारे के तौर पे, क्योंकि अब करोड़, तो आप इनका ब्लफ कॉल क्यों नहीं करते? अगर आपके ख्याल घरों का नारा गया, अब इस किस्म के जो है वो अगर आपके ख्याल में ये सियासी नारा है, आप इनका ब्लफ कॉल क्यों नहीं करते? आप आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में क्यों नहीं बैठते? आप इनको ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कहते हैं जी हमारे कहाँ बैठे वो मालिक साहब कहाँ बैठे? मैंने आपको कहा है कि इन्होंने बिल जो है वो पार्लियामेंट में लेके आए, 3 दिन रूल्स के तहत हमें अमेंडमेंट देने का जो है वो हक हासिल है। इन्होंने जिस दिन टेबल किया उसी दिन तमाम रूल्स रिलैक्स किए और उसी दिन उसको पास करके दौड़ गए। हम इनको ये बार बार कहते रहे हैं, आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि भाई आप अपनी तजावीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को दें। हम भी अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को देते हैं। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जो है कोई कॉमन प्लेस है, वहाँ पे बैठ के इनको डिस्कस करके कंसेंसस के साथ जो चीज़ें जो है वो तय होंगी उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर इजलास बुलाए उसमें गवर्नमेंट भी आए, आप लोग भी जाएंगे और तमाम तजावीज़ वहाँ पे वो फोरम है जहाँ पे आप शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, वी आर ऑन रिकॉर्ड। ये पिछले 3 माह से हम कह रहे हैं और इस हमारे कहने के बावजूद जो है इन्होंने ये हरकत जो है वो की है, इस बिल को पास करके, और अब उसे सेनेट में जो है वो हम रोकने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, एक आदमी के लिए ये कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, ये कहते हैं कि जी हम बड़ा जो है वो तब्दीली लेके आए और हम बड़ा इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं। वो एक आदमी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, एक आदमी के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं पार्लियामेंट में। यानी को खुदा का खौफ है इनको कि ये किस तरह से जो है वो मुल्क को पार्लियामेंट को चला रहे हैं। एक सब्जेक्ट से हट के फवाद चौधरी साहब ने एक और भी बात की बड़ी सख्त किस्म की, जरा वो भी आप सुन लें, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा। लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, वो उनके अपने पास नहीं, वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नज़र नहीं आते। जी राना साहब, ये आपकी पार्टी के अंदर यही बहस खत्म नहीं होती, कौन लीडर है कौन नहीं है? नहीं
नहीं, सुन ले मेरी, हमारी पार्टी में तो ये ना बहस थी, ना है, ना कभी होगी। लीडर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है, और मियाँ नवाज शरीफ के हर फैसले को जो है वो यानी एक्सेप्ट करने के लिए, उसके ऊपर अमल करने के लिए मुझसे लेके नीचे तक, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ हों, वो मरीम नवाज़ हो, वो हमज़ा शहबाज हों, सब लोग जो है वो तैयार हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इनको मरीम नवाज़ से क्या इशू है। ये हर वक्त जो है वो मरीम नवाज़ के जो है वो खौफ में मुब्तला हैं। कभी कहते हैं कि जी उन्होंने मज़ामत शुरू कर दी है, कभी कहते हैं जी उनकी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो अब लड़ाई होने वाली है, कभी कहते हैं कि जी वो वहाँ पे गई नहीं है, कभी कहते हैं जी उन्होंने खाने में नहीं बुलाया। जी यानी इनको बंदा पूछे, वो अपनी पार्टी की फ़िक्र करो, अपनी गवर्नमेंट की फ़िक्र करो, तुम्हें हमारी क्या फ़िक्र पड़ी हुई है। हर वक्त ये शहबाज शरीफ मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ मरीम नवाज़, इसी में जो है ये फंसे हुए हैं। ठीक है हाँ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। नाज़रीन, यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर लास्ट सेगमेंट जो छोटा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे कि इस वक्त जो रियल एस्टेट की मार्केट है, 4-5 मिनट की बात होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है इस बजट में, और अगर आप ज़मीन ख़रीदने या बेचने वाले में हैं तो आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। गवर्नमेंट कह रही है हमने कोई टैक्सेस नहीं लगाए, और सबका ख्याल है कि ये ज़मीनों का कारोबार करने वाले और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनकी लॉटरी निकली हुई है। इनसे बात करो तो ये भी चीख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अहसन मलिक साहब से। ये वाइस जनरल सेक्रेटरी हैं रियल एस्टेट कंसल्ट एसोसिएशन के, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। क्या मसला आप लोगों को, दुखी किस बात के? लॉटरी आपकी निकली हुई है? लॉटरी बज़ाहिर नजर आ रही है, हाँ। लॉटरी है नहीं। वैसे तो बजट आपने भी सुना, हमने भी देखा, कहा यही गया कि रियल एस्टेट सेक्टर को टच नहीं किया गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र भी नहीं किया। बट जब बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उसमें पता चला कि सेक्शन 37 की टोटल रजीम चेंज कर दी कि जो भी सेलर है प्रॉपर्टी का, उसको 50 लाख रुपीस तक का बैरियर है, और उसने 5% गेन टैक्स पे करना है अगर 50 लाख का गेन है। अगर वो नहीं, अगर वो उसका प्लॉट 50 लाख तक बेचता है, नहीं 50 लाख नहीं, हाँ। 50 लाख अगर प्रॉफिट लेता है, अच्छा प्रॉफिट लेता है, उसका 5% पे करना। प्रॉफिट कैसे एस्टैब्लिश होता है? प्रॉफिट ऐसे एस्टैब्लिश होता है कि लाइक एक एरिया की FBR वैल्यू है और एक DC रेट है। ठीक है। अभी जहां पे जो FBR वैल्यूज हैं, अभी ये जो सेकंड फेज करना चाह रहे हैं कि पंजाब ने तो ये काम स्टार्ट कर दिया कि DC रेट्स को एनहांस कर रहे हैं डिफरेंट जगह पे, कहीं पे 10, कहीं पे 20, कहीं पे 50। अच्छा, लेट्स से अगर उसने 50 लाख का मुनाफा लिया तो उससे 5% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है? 50 लाख कमा रहे हैं, दे दें 5%। सर वो एक्चुअली कमा नहीं रहे ना, हाँ। वो तो ये जबरदस्ती बना देंगे DC रेट और FBR रेट्स को बढ़ा के। अच्छा, मतलब आप अगर एक प्रॉपर्टी आज बाय करते हैं करोड़ रुपए की, मार्केट में इतनी रैपिड इंक्रीज नहीं है कि जी आप 50 लाख रुपया गेन कर लेंगे। ये बेसिकली उसको मनूवर करेंगे। अच्छा, FBR और DC रेट्स को बढ़ा के। ओके। जो पीछे बैक ऑफ माइंड इनके है वो ये कि हम FBR और DC रेट को बढ़ाएंगे और इस सेक्टर को टाइटन अप करेंगे। ठीक है। अब इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है जो कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर चल रहे हैं, 50 लाख घरों का लेकर चल रहे हैं। ये उनको डिग आउट करना चाहिए। ये एक ही चीज मैं समझता हूं उनके क्रेडिट में जा रही थी इतने अरसे में कि ये सेक्टर को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा था और उसी को डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ना ही इंटरनल ये प्रेशर था ना ही एक्सटर्नल था। तो ये प्राइम मिनिस्टर चेक करें कि ये किस लेवल पे किसने ये शरारत की है कि प्राइम मिनिस्टर एतराज किया है। आप कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए, क्या कह रहे हैं? सर होना, आपने अगली बात नहीं सुनी। उसके बाद ये है कि जो 2 वर्ड यूज किए इन्होंने बायर के लिए कि एडवेंचरर और हैबिचुअल। अब उसको डिफाइन नहीं किया कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो एडवेंचरर है, या 2 खरीदेगा तो एडवेंचरर है, या 3 खरीदेगा। उसके लिए टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम पे आप चले जाएंगे जिसका स्लैब 35% तक जाता है। और आपकी तो लोग करते हैं ना कारोबार, जो ये बैठ के 20-20 प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं।
तो क्यों ना उनकी इनकम टैक्स में जाए? तो सर इनकम पे कर रहे हैं ना, आपको गेन टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं, पहले भी पे कर रहे थे। ये बेसिकली दोबारा आप, लेकिन गेन टैक्स की शरह थोड़ी है। अगर आपका कारोबारी प्लॉट खरीद के बेचना है तो वो आपकी मेन इनकम है, तो उसका इनकम टैक्स क्यों ना हाई हो? मेरी तनख्वाह पे अगर 30% लगता है तो फिर अगर आप सिर्फ प्लॉट खरीद के बेच रहे हैं तो आप 30% क्यों ना दें? आप तो फिर करोड़ों में कमाएंगे। नहीं सर, हम 30% देने को भी तैयार हैं, बट उसका एक मैकेनिज्म हो ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जबरदस्ती बना रहे हैं ना। ये एफबीआर और डीसी रेट ना इंक्रीज करें तो प्रॉफिट गेन बनेगा ही नहीं इतना, क्योंकि ये इन्होंने प्लान ही ये किया है कि जुलाई में ये डीसी रेट बढ़ा देंगे, जो गेन नहीं भी बनता वो गेन आपके बना देंगे। क्योंकि ये लोग चलते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट को मैंने देखा है, लास्ट 30 सेकंड जल्दी से बात खत्म, मैनूवरिंग करती है सिर्फ फिगर्स तो पे, नंबर पे। आप? हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसको देखे, खुद इन्वॉल्व हो, वरना इकोनॉमिक व्हील भी रुकेगा, कंस्ट्रक्शन पैकेज डैमेज होगा, जो एक्सटर्नल आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। टैक्स फिर किस तरह लगेगा आप पे? सर ऑलरेडी जो हम गेन टैक्स पे कर रहे थे, हम ये तो नहीं कह रहे गेन टैक्स खत्म कर दें, जो ऑलरेडी गेन टैक्स का स्लैब था हमने, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमने बजट तजावीज दी उनको देखा ही नहीं गया। पाकिस्तान में जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट, तो मिले फाइनेंस मिनिस्टर को? सर फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम कौन ले? फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होता है, चाहे वो हफीज शेख साहब हों, चाहे वो शौकत तरीन साहब हों। इस बात को फिर कभी आगे तफसील में चलाएंगे, आज तो वक्त थोड़ा। नाज़रीन, आपने बात देखी, अब तो मेरे पास कंक्लूजन का टाइम भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं इन्वॉल्व होना है तो दिस इज़ नॉट अ बैड सजेशन बाय द अपोजिशन। इलेक्शन कमीशन को चाहिए ये सेशन कॉल करे, गवर्नमेंट को भी बुलाए, अपोजिशन को भी बुलाए, ताकि दोनों तजवीज़ें सामने आएँ और पब्लिक हेयरिंग्स करें इसके ऊपर, ताकि पब्लिक के सामने पता लगे कि मुनाफकत कौन कर रहा है, हुकूमत या अपोजिशन। ये फैसला पब्लिक पे होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।